इनॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 22 दिसंबर 2025। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। पंचायत चुनावों को लेकर 30 दिसंबर को होगी हिमाचल हाईकोर्ट में अगली सुनवाई। आईजीएमसी में मरीज से मारपीट के आरोप में डॉक्टर को ड्यूटी से हटाया। शिक्षा विभाग ने शिक्षक डायरी की शर्तों को किया खत्म। सनावड़ा टोल प्लाजा पर शुल्क दरें बढ़ी, एनएचआई ने जारी किया आदेश। हिमाचल में 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल पर एस्मा लागू। कर्ज में डूबे छोटे दुकानदारों के 10 लाख तक के लोन का 1 लाख रुपए चुकाएगी हिमाचल सरकार। किरकिरी के बाद सुक्खू सरकार ने वापस लिया फैसला, कांगड़ा कार्निवल के लिए मांगा था चंदा। मनरेगा पर केंद्र से टकराव, सुक्खू सरकार ने मंत्रिमंडल के साथ अनशन का किया ऐलान। मनाली में देह व्यापार का भांडाफोड़, 3 महिलाएं और 1 दलाल गिरफ्तार। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। एक बार फिर पंचायत चुनाव से जुड़ा मामला हाई कोर्ट में 30 दिसंबर तक टल गया है। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर करवाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज यानी 22 दिसंबर को हिमाचल हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अपने अपने जवाब अदालत में दाखिल किए गए। वहीं अब याचिकाकर्ता पक्ष इन जवाबों पर अपना पक्ष रखेगा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 30 दिसंबर के लिए तय की है, जहां दोनों पक्षों के बीच दोबारा बहस होगी। इससे पहले भी अदालत ने सरकार और चुनाव आयोग को 22 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे, जिनका पालन भी किया गया। ये जनहित याचिका अधिवक्ता डिक्कन ठाकुर और अन्य की ओर से दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि सरकार पंचायत चुनाव करवाने में जानबूझकर देरी कर रही है। याचिकाकर्ता का कहना है कि पंचायती राज संस्थाओं का मौजूदा कार्यकाल 31 जनवरी को समाप्त हो रहा है और नियमों के अनुसार कार्यकाल खत्म होने से 6 महीने पहले चुनाव प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए थी। इसके बावजूद अभी तक न तो चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया और न ही आचार संहिता को पूरी तरह से लागू किया गया, जो नियमों के खिलाफ है। याचिका में ये भी आशंका जताई गई है कि सरकार आपदा अधिनियम की आड़ में पंचायत चुनाव टालने की कोशिश कर रही है। वहीं इससे पहले राज्य सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया था कि चुनाव प्रक्रिया 21 दिसंबर से पहले शुरू कर दी जाएगी। जनहित याचिका में ये भी स्पष्ट किया गया कि पंचायत चुनाव हर 5 साल में करवाना संविधान के तहत अनिवार्य है। फिलहाल इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई 30 दिसंबर को होगी और सभी की निगाहें हाईकोर्ट के फैसले पर टिकेंगी। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल आईजीएमसी शिमला में 22 दिसंबर को मरीज और डॉक्टर के बीच हुई मारपीट का मामला लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इलाज के लिए आए एक मरीज और डॉक्टर के बीच पहले बहस हुई, जो बाद में हाथापाई में बदल गई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। घटना के बाद मरीज के परिजनों और अन्य लोगों ने अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं आईजीएमसी प्रबंधन ने कार्रवाई करते हुए आरोपी डॉक्टर राघव नरूला को ड्यूटी से हटाकर अवकाश पर भेज दिया है। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्वास्थ्य सचिव, आईजीएमसी के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राहुल राव और कार्यकारी प्रिंसिपल डॉक्टर अनुपमा जोगटा मौजूद रहे। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी गई है और आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। साथ ही ये भी कहा गया कि सरकार डॉक्टर का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करने पर भी विचार कर सकती है। हालांकि डॉक्टर को ड्यूटी से हटाए जाने के बावजूद भी प्रदर्शनकारी संतुष्ट नहीं हुए और उसकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर राहुल राव ने स्पष्ट किया कि मारपीट का आरोप केवल एक ही डॉक्टर पर है और किसी अन्य डॉक्टर की संलिप्तता नहीं पाई गई है। गौरतलब है कि शिमला जिले के कुपवी निवासी मरीज आईजीएमसी में एंडोस्कोपी कराने आया था। डॉक्टरों ने उसे कुछ समय इंतजार करने को और खाली वार्ड में आराम करने को कहा था। इसी दौरान ये पूरा विवाद हुआ। फिलहाल इस पूरे मामले की जाँच की जा रही है। सर एक्चुअली मैं ब्रोंकोस्कोपी करा के आया था, मुझे ऑक्सीजन में दिक्कत हो रही थी। तो जैसे ही मैं बेड पे आया तो मैंने नर्स को बोला कि मुझे ऑक्सीजन लगा दो। उसके बाद डॉक्टर साहब आता है, डॉक्टर साहब बोलते हैं कि तू कब से एडमिट है यहाँ पे। मैंने कहा डॉक्टर साहब अभी ब्रोंकोस्कोपी हुई। तो उसी के बाद बोलते हैं कि तेरा एक्सरे का है। मैंने कहा डॉक्टर साहब इसमें देख लो, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। फिर और उसके बाद बोलते हैं कि भाई और तेरा सिटी का है। मैंने कहा डॉक्टर साहब सामने पड़ा है। और मैंने कहा मैं आपसे तहजीब से बात कर रहा हूँ, ये तू क्या होता है, तू करके बात करे डॉक्टर साहब। ले तू होता है। तो इस बात पे ही बोलते हैं कि भाई मैं आपसे तहजीब से बात कर रहा हूँ, आप मुझसे तहजीब से, मेरी एक्सेप्टेशन रखता हूँ कि आप मुझे तहजीब से बात करें। बोलते तो क्या कर लूँगी फिर। मैंने बोल दिया कि आप क्या घर में भी अपने परिवार में वैसे ही बात करते हो, जिस पे डॉक्टर साहब बोलते हैं कि आप मेरी फैमिली पे आ गए, आप बहुत पर्सनल हो गए हो, और उन्होंने मानना शुरू कर दिया। एक्चुअली यही मुद्दा था और थैंक यू। अभी मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, मैं थोड़ा ऑक्सीजन में दिक्कत हो रही है मुझे,
मेरा जो टेस्ट हुआ है। ये ठीक हो आप? थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो रही है मुझे, मेरा ब्रोंको हुआ है। और कितनी ब्लड इंजरी है? कोई मेडिकल करवाया आपने अपना? जी अभी चल रही है। अच्छा, तो पुलिस को कंप्लेंट देंगे आप? जी चल रहा दे दी या देनी है? दे रहे हैं ना? कोई प्रेशर तो नहीं आपके ऊपर कि आपने नहीं कंप्लेंट देनी, ये है वो है? नहीं सर, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं। अब स्कूलों में शिक्षकों को टीचर्स डायरी मेंटेन नहीं करनी पड़ेगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग के सचिव राकेश कंवर की ओर से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सचिव पहले भी ये संकेत दे चुके थे कि मौजूदा समय में टीचर्स डायरी की उपयोगिता समाप्त हो चुकी है। शिक्षा विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन कोड के पैरा 12.9 के तहत शिक्षकों को मैनुअल रूप से टीचर्स डायरी भरनी होती थी, लेकिन आईटी क्रांति और डिजिटल व्यवस्था के चलते इसकी आवश्यकता नहीं रह गई है। अब शिक्षण गतिविधियों का रिकॉर्ड ऑनलाइन रखा जा रहा है और विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक गतिविधियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। PSK में शिक्षकों के लिए कई डिजिटल मॉड्यूल भी उपलब्ध है। वहीं विभाग का कहना है कि नई शिक्षा नीति 2020 में लचीलेपन, नवाचार और क्षमता आधारित शिक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। ऐसे में मैनुअल टीचर डायरी न केवल समय लेने वाली थी बल्कि व्यवहारिक भी नहीं रह गई थी। इन्हीं कारणों से एजुकेशन कोड के पैरा 12.9 को हटाने और टीचर्स डायरी मेंटेन करने की प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। ये निर्देश सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन के माध्यम से जारी भी कर दिए गए हैं। नए साल से पहले कालका शिमला हाईवे 5 पर टोल दरों में तीसरी बार हुई बढ़ोतरी। NHAI ने 20 दिसंबर मध्य रात्रि से सनावरा टोल प्लाजा पर टोल शुल्क बढ़ा दिया है। ये एक ही साल में तीसरी बार है जब टोल दरों में बदलाव किया गया है, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। टोल दरों में बढ़ोतरी से पर्यटन कारोबार पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। NHAI ने आदेश जारी कर कालका शिमला हाईवे पर परवाणु से सोलन और सोलन से कैंथली घाट तक के क्षेत्र को सनावरा टोल प्लाजा के दायरे में शामिल किया है। कुल 80.722 किलोमीटर लंबाई के लिए संशोधित टोल शुल्क तय किए गए हैं, जो वाहन की श्रेणी और यात्रा के प्रकार के अनुसार लागू होंगे। नए दरों के अनुसार कार, जीप, वैन और हल्की मोटर गाड़ियों के लिए एक तरफा यात्रा का शुल्क 110 रुपए और 24 घंटे में वापसी यात्रा 165 रुपए है। हल्के कमर्शियल वाहन और मिनी बस के लिए एक तरफा 180 रुपए और वापसी 265 रुपए, जबकि मासिक पास की कीमत 5,935 रुपए तय की गई है। बस और 2 एक्सेल ट्रकों के लिए एक तरफा 375 रुपए और वापसी 560 रुपए। 3 एक्सेल कमर्शियल वाहनों के लिए 405 रुपए और 610 रुपए। 4 से 6 एक्सेल और भारी वाहनों के लिए 565 रुपए और 880 रुपए और 7 या उससे अधिक एक्सेल और ओवरलोड वाले वाहनों के लिए 710 रुपए और 1070 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। NHAI शिमला के प्रोजेक्ट डायरेक्टर आनंद कुमार ने बताया कि नई दरें लागू हो गई है और टोल वसूली अधिसूचना के अनुसार ही की जाएगी। 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल, कार्य बहिष्कार या ड्यूटी से अनुपस्थिति अब मानी जाएगी कानूनन अपराध। दरअसल हिमाचल प्रदेश में 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा कर्मचारियों द्वारा 25 दिसंबर रात 8 बजे से 27 दिसंबर रात 8 बजे तक प्रस्तावित 48 घंटे की हड़ताल के नोटिस के बाद राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। सरकार ने इन सेवाओं पर हिमाचल प्रदेश आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम यानी एस्मा लागू कर दिया है, जिससे हड़ताल, कार्य बहिष्कार या ड्यूटी से अनुपस्थिति अब कानूनन अपराध की श्रेणी में आ गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने भी स्पष्ट किया है कि 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाएं आवश्यक है और हड़ताल में शामिल होना या सेवा देने से इनकार करने पर एस्मा सहित अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जा सकती है, जिससे वेतन कटौती से लेकर नौकरी जाने तक का खतरा शामिल है। NHM के मिशन निदेशक ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी कर अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं 20 दिसंबर को मैट्सवन फाउंडेशन ने कार्यालय आदेश जारी कर साफ किया है कि 25 से 27 दिसंबर तक सभी कर्मचारियों की ड्यूटी अनिवार्य होगी और किसी भी अवकाश की अनुमति नहीं होगी। प्रदेश में 108 और 102 की 293 एम्बुलेंस संचालित है, जिसमें लगभग 1200 चालक और तकनीकी कर्मचारी कार्यरत है। वहीं 108 एवं 102 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन के महासचिव बालक राम ने कहा कि EPF के दोनों हिस्से कर्मचारियों के वेतन से ही कट रही है, लेकिन स्वास्थ्य सचिव और निदेशक कर्मचारियों को अपना मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि कई बार सरकार के समक्ष लंबित वेतन, न्यूनतम वेतन का भुगतान, सेवा सुरक्षा और नियमितीकरण, सामाजिक सुरक्षा लाभ, ड्यूटी घंटे और कार्य परिस्थितियों में सुधार की मांग रखी गई, लेकिन सुनवाई आज तक नहीं की गई। मजबूरी में कर्मचारियों को हड़ताल का फैसला लेना पड़ा है।
कर्ज में डूबे छोटे दुकानदारों को बड़ी राहत। 10 लाख तक के लोन पर 1 लाख रुपए चुकाएगी हिमाचल सरकार। ये फैसला हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना के तहत छोटे कारोबारियों को कर्ज के बोझ से उभारने के लिए लिया है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में उन छोटे दुकानदारों को आर्थिक सहायता दी जाएगी जिनके बैंक खाते एनपीए घोषित हो चुके हैं। सरकार 10 लाख रुपए तक के व्यापारिक ऋण पर 1 लाख रुपए तक की राशि बैंकों के माध्यम से वन टाइम सेटलमेंट के रूप में चुकाएगी। योजना का लाभ उन्हें दुकानदारों को मिलेगा जिनका वार्षिक टर्नओवर 10 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 के बीच ऋण लिया था, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के कारण भुगतान नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट में इस योजना की घोषणा की थी, जिसके बाद अब इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार प्रदेश के शहरी इलाकों में हजारों छोटे व्यापारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और उन्हें कारोबार बढ़ाने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिल पा रही है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने पहले ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की गई इस योजना का विस्तार अब शहरी क्षेत्रों तक कर दिया है। योजना के तहत यदि किसी लाभार्थी पर 1 लाख रुपए से अधिक बकाया है तो शेष राशि उसे स्वयं चुकानी होगी। हालांकि जानबूझकर डिफॉल्ट, धोखाधड़ी और कदाचार के मामलों को योजना से बाहर रखा गया है। आवेदन शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से किए जाएंगे, जहां सत्यापन के बाद मामले संबंधित बैंकों को भेजे जाएंगे। विवादों में कांगड़ा वैली कार्निवल, सरकार को चंदा मांगना पड़ा भारी, अब आदेश लिया वापस। दरअसल कांगड़ा वैली कार्निवल के आयोजन के लिए पेट्रोल पंप, एलपीजी एजेंसियों, एचपीटीए लाइसेंस धारकों, चावल और आटा मिल मालिकों तथा ईंट भट्टा संचालकों से योगदान मांगे जाने का पत्र सामने आने के बाद जिला प्रशासन और खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग विवादों में घिर गया था। राजनीतिक दबाव बढ़ने पर विभाग ने 17 दिसंबर 2025 को जारी उस पत्र को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया और स्पष्ट किया कि संबंधित प्रतिष्ठानों को किसी भी तरह की कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। मामले के सामने आते ही विपक्ष ने प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन पर तीखा हमला बोला। भाजपा ने इसे व्यापारियों पर दबाव बनाकर जबरन वसूली का प्रयास बताते हुए घोषित टैक्स करार दिया और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने भी पत्र वापस लेने को लेकर सोशल मीडिया के जरिए सरकार और प्रशासन पर तंज कसते हुए कहा कि सांस्कृतिक आयोजनों की जिम्मेदारी सरकार की होती है, न कि व्यापारियों की। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से सफाई दी गई कि ये पत्र केवल स्वैच्छिक सहयोग के उद्देश्य से जारी किया गया था और किसी पर कोई दबाव नहीं बनाया गया। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद गलतफहमी दूर करने के लिए पत्र को वापस ले लिया गया है। मनरेगा पर केंद्र से टकराव, सीएम सुक्खू ने मंत्रिमंडल के साथ अनशन का किया ऐलान। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा योजना में किए गए बदलावों और बजट कटौती के विरोध में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रतीकात्मक अनशन का ऐलान किया है, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ पूरा मंत्रिमंडल शामिल होगा। सरकार इसे गरीबों और मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई बताते हुए केंद्र के फैसलों के खिलाफ आंदोलन की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार मनरेगा की मूल भावना को कमजोर कर रही है और धीरे धीरे इस योजना को समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि मनरेगा कांग्रेस की ऐतिहासिक और जनहितकारी योजना है, जिसकी नींव पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की दूरदर्शी सोच में रखी गई थी। ये योजना ग्रामीण गरीबों और मजदूरों के लिए रोजगार की सबसे बड़ी गारंटी रही है। सीएम ने कहा कि कोरोना काल में जब रोजगार के साधन ठप हो गए थे, तब मनरेगा करोड़ों परिवारों का सहारा बनी थी और ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन रोकने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की बजट और नियमों में की गई कटौती से हिमाचल को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से मजदूरी बढ़ाने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटेगी और संसद से लेकर सड़क तक संघर्ष किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि मनरेगा को कमजोर करने की किसी भी कोशिश का डटकर विरोध किया जाएगा और गरीब व मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए सरकार हर स्तर पर लड़ाई जारी रखेगी। मनाली में पुलिस ने 21 दिसंबर देर रात देह व्यापार के अवैध धंधे का किया भांडाफोड़। रामबाग चौक पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 महिलाओं और एक दलाल को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। दलाल विश्वदेव निवासी कठुआ, जम्मू कश्मीर लंबे समय से इस अवैध धंधे में सक्रिय था और ग्राहकों की व्यवस्था करता था। साथ ही पुलिस ने संतोष, संदीप कौर और कविता खान नामक 3 महिलाओं को भी आरोपी बनाया है, जो इस गतिविधि में शामिल थी। सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक कुल्लू मदन लाल कौशल ने बताया कि कुल्लू जिला विशेष रूप से एक पर्यटन क्षेत्र है और यहाँ किसी भी अनैतिक या अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देह व्यापार समाज के लिए गंभीर खतरा है और पुलिस ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। जांच में ये भी पता लगाया जा रहा है कि गिरोह में और लोग शामिल हो सकते हैं।
उन्होंने कहा कि पर्यटन सीजन को देखते हुए निगरानी और गश्त को और तेज किया जाएगा और आम जनता से अपील की गई है कि इस प्रकार की गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।